हेलो फ्रेंड्स, आई एम गणेश कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के साइंस कोचिंग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। दरअसल केंद्रक के बारे में कुछ बातें हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप अभी तक हमारे पिछली वीडियो नहीं देखें तो आप उनको पहले देख लीजिए, तब आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगी। लेकिन खैर चलिए, मैं इसको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि क्या सब हमने अभी तक पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया है न्यूक्लियस के हिस्ट्री के बारे में, केंद्रक के हिस्ट्री के बारे में, और केंद्रक में 4 तरह की संरचनाएं होती हैं। एक हो गया केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर इन्वेलप, और दूसरा हो गया केंद्रिका द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमैटिन। तो ये 4 चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से हमने केंद्रक झिल्ली के बारे में पढ़ लिया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया है। दोस्तों, न्यूक्लियर होती है, ये जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होती है। एक होता है बाहरी झिल्ली और दूसरा होता है भीतरी झिल्ली। इसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन पैरेलली ऐसे होती है। पैरेलल है कि नहीं? हाँ, पैरेलल होती है। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, जो स्थान होता है, उस स्थान को कहते हैं परिकेंद्रकीय स्थान। क्या कहते हैं? परिकेंद्रकीय स्थान, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जिसे एनसीईआरटी में बताया गया है कि 10 से 50 नैनोमीटर का ये स्पेस है। लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि ये 15 नैनोमीटर अक्सर कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कितने? 15 नैनोमीटर ही ज़्यादातर कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बड़ी कोशिका होगी तो हो सकता है कि इसकी जो स्पेस की जो थिकनेस है वो बढ़ सकती है। यही दोनों मेम्ब्रेन कहीं कहीं पर संलग्न हो जाती है, जुड़ जाती है। तो जुड़ने से, संलग्न होने से, दोनों मेम्ब्रेन के संलग्न होने से एक छिद्र का निर्माण हो जाता है। एक छिद्र का निर्माण हो जाता है। इसी क्षेत्र को केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियर पोर कहते हैं। केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, न्यूक्लियर पोर पर इस तरह की संरचनाएं पाई जाती है ताकि जो है एक्स्ट्रा सेलुलर एक्सपोर्ट और इनपुट ना हो। एक्सपोर्ट इनपुट कहने का मतलब कि इस छिद्र के जरिए, न्यूक्लियर पोर के जरिए आरएनए और प्रोटीन अंदर बाहर करते रहते हैं। तो अंदर बाहर जो न्यूक्लियर प्रोटीन करते रहते हैं वो एक्सेस ना हो जाए, जिसके लिए यहाँ पर एक भाल्व टाइप का लगा होता है, जिसे हम एनुलस कहते हैं। ठीक है, क्या लगा होता है? एनुलस। इस तरह की मोटाई जो है प्रोटीन की बनी हुई एनुलस होती है। तो थोड़ा सा ही छिद्र बचता है, जिससे कम पदार्थी एक्सपोर्ट और इनपुट होते रहते हैं। ज़्यादातर आरएनए और प्रोटीन अंदर बाहर करता रहता है। अंदर बाहर करने का मतलब कि कोशिका द्रव्य से केंद्रक द्रव्य में आते जाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि केंद्रक की जो बाहरी झिल्ली है वो जुड़ी होती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्योंकि ये बाहरी झिल्ली से ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण हुआ है दोस्तों। तो बाहरी झिल्ली पर राइबोसोम के दाने भी पाए जाते हैं। ठीक है, और अंदर की जो मेम्ब्रेन है, भीतरी मेम्ब्रेन, वो क्रोमैटिन धागे से चिपकने का कार्य करती है, या फिर उसका जो है प्रोटेक्शन देने का कार्य करती है। ठीक है, अब बात करेंगे इस वीडियो में हम क्या सब, तो इस वीडियो में करेंगे केंद्रक द्रव्य। केंद्रक में पाए जाने वाले द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अब ये केंद्रक है और केंद्रक में द्रव्य है, तो केंद्रक द्रव्य कहेंगे। जिस तरह से कोशिका के द्रव्य को कोशिका द्रव्य कह रहे थे, उसी तरह से केंद्रक के द्रव्य को केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। अब ये केंद्रिका द्रव्य कहिए चाहे न्यूक्लियोप्लाज्म कहिए, इसके बारे में स्टार्सबर्गर ने बताया था।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक कोशिका के केंद्र में एक गोलाकार पिंड होता है जिसे केंद्रक कहते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं तो रॉबर्ट ब्राउन ने कहा था कि केंद्रक होते हैं, साथ में इन्होंने कहा कि उसके अंदर क्या भरे रहते हैं, इसी के अंदर कणिका में पारदर्शी पदार्थ पाए जाते हैं, यानी ग्रेनुल्स जैसा दानेदार पदार्थ, कणिका में पदार्थ न्यूक्लियस के अंदर भरे होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, यानी केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में पाया क्या सब जाता है, प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन है क्षारीय रंजित होने वाला प्रोटीन है। यदि हम किसी क्षारीय स्ट्रेन से इसे स्ट्रेन करने की कोशिश करें केंद्रक को, तो ये जो है हिस्टोन प्रोटीन से बने हुए पार्ट रंग जाएंगे, स्ट्रेंड हो जाएगा। वो स्ट्रेंड मतलब सीधा नहीं, स्ट्रेंथ मतलब कि वो रंगने की प्रक्रिया होती है, जिससे हम बैक्टीरिया का पता करते हैं कि वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव। अगर ये भी आपको जानना है तो आप हमारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका वाली वीडियो देख लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। स्टेनिंग करने की प्रोसेस होता है, एक केमिकल होती है जिससे क्षारीय केमिकल होता है, रंग होता है, पिगमेंट होता है, जिससे रंग ये जो है हिस्टोन प्रोटीन दिख जाता है, इसका एक कलर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, और मिनरल्स पाए जाते हैं, मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। ये आयन इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि केंद्रक जो है पूरे सेल का सेंटर है, कंट्रोल करने का सेंटर, सभी पर नियंत्रण रखता है। तो इसके अंदर बाहर गति होना चाहिए। तो आयन क्या करता है, गति करवाता है हर एक पदार्थ को, इनपुट और एक अंदर बाहर करने के लिए पदार्थों को जो आयन की ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स कह सकते हैं आप। और भी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रिका द्रव्य में एक धागे जैसी संरचना, इस तरह से ढीली ढाली धागे जैसी संरचना फैली हुई दिखती है। वो कोशिका विभाजन के इंटरफेज अवस्था में दिखती है। किस अवस्था में, इंटरफेज अवस्था में, जिस समय केंद्रक का विभाजन नहीं हुआ रहता है और सुस्पष्ट केंद्रक दिखते हैं। और केंद्रक द्रव्य में क्या सब पाया जाता है, सारा कुछ अंतरावस्था यानी इंटरफेज में क्लियरली दिखते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस फेज में कोशिका किस फेज में रहेगी, तो उसके केंद्रक द्रव्य में उपस्थित हर एक पदार्थ स्पष्ट दिखेंगे। तो वो है इंटरफेज यानी अंतरा अवस्था, ये कोशिका की एक अवस्था है। ठीक है दोस्तों, तो इसी अवस्था में क्रोमैटिन जाल और केंद्रक के द्रव्य में पाए जाते हैं, वो दिखता है स्पष्ट। क्या सब दिखता है, क्रोमैटिन जाल और केंद्रिका। अब ये केंद्रिका क्या है, तो केंद्रक के द्रव्य में न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसे हम न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कहते हैं। इसका खोज सबसे पहले फोंटेना ने किया था और इसका नाम बोमन ने दिया था। बोमन ने इसका नाम दिया केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस, खोज किया फोंटेना ने। ठीक है दोस्तों, ये झिल्ली रहित संरचना है। झिल्ली रहित मतलब कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। अब जब मेम्ब्रेन नहीं होता है तो न्यूक्लियोप्लाज्म यानी ये केंद्रक मैंने यहाँ बनाया ही है, तो यही समझ लेते हैं। तो अगर इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियोप्लाज्म है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म और ये न्यूक्लियोलस का भी जो भी द्रव्य है, न्यूक्लियस में जो भी चीज़ पाए जाते हैं, वो एकदम फ्रीली सतह से पूरी तरह से जो है सतत कंटिन्यूस जुड़ा हुआ है। सारा सतह किसके संपर्क में है, न्यूक्लियोप्लाज्म के संपर्क में है कि नहीं, तो
न्यूक्लियोलस का सारा सतह जो है न्यूक्लियोप्लाज्म से घिरा रहता है। क्यों? क्योंकि इस पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। दोस्तों, ये केंद्रक द्रव्य में न्यूक्लियोप्लाज्म में कहाँ पाए जाते हैं? तो जहाँ पर गुणसूत्र के संगठन क्षेत्र होते हैं वहीं पर न्यूक्लियोलस भी पाए जाते हैं। अब ये कहेंगे गुणसूत्र क्या है? तो क्रोमैटिन जालिका कोशिका विभाजन के समय, ध्यान से सुनिएगा, कोशिका विभाजन के समय जब कैरियोकेनेसिस होती रहती है, कैरियोकेनेसिस मीन्स केंद्रक का विभाजन होती है, तो ये जो क्रोमैटिन जालिका है जो कि मनुष्य में 2 मीटर लंबा होता है, वो 46 भागों में बंट जाते हैं और ये जोड़ा लगा लगा के बंट जाते हैं, यानी ये 23 जोड़ा में बंट जाते हैं। तो यही हो गया 23 जोड़ा क्रोमोसोम। तो आप इस तरह से सोचेंगे कि क्रोमैटिन जालिका जब कोशिका विभाजन होती है तो अपना रूप बदल लेती है और बन जाती है क्रोमोसोम। तो वही क्रोमोसोम का जहाँ संगठन क्षेत्र है वहीं पर न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका पाई जाती है। अब इसकी संख्या की बात करें कि कितना पाया जाएगा, तो एक सेल में एक केंद्रक, अनेक भी होते हैं, जैसे कि आप वीडियो देख लीजिए केंद्रक वाली, ठीक है। तो एक केंद्रक में, ये जो एक केंद्रक है, तो एक केंद्रक में जनरली एक न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी है, जैसे कि प्याज। तो प्याज के कोशिका के एक केंद्रक में 4 न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं, 4 गो न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं, यानी प्याज के एक केंद्रक में 4 केंद्रिका पाए जाते हैं। और उभयचर प्राणी यानी एम्फीबियंस में, जो जल में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं, उनमें एक सेल में 2000 न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। कितनी आश्चर्य की बात है, एक केंद्रक में 2000 न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। इसका कार्य क्या है? ये न्यूक्लियोलस का कार्य क्या है? केंद्रिका का कार्य क्या है? ये आरएनए सिंथेसिस करती है। और ये किस तरह आरएनए सिंथेसिस करती है, किस प्रकार का? तो आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरआरएनए जो सिंथेसिस करती है, इसका मतलब राइबोसोम का सिंथेसिस करती है। राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को बनाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि केंद्रक को जितनी प्रोटीन चाहिए वो इस रूप में ये सिंथेसाइज कर देता है, राइबोसोम बना देता है, आरआरएनए बना देता है। दोस्तों, तो अब हमने केंद्रक द्रव्य में पाए जाने वाले न्यूक्लियोलस के बारे में जान लिया। अब बच गया है क्रोमैटिन जालिका, उसके बारे में कुछ और बातें मैं आपको अभी बता रहा हूँ। हाँ, तो दोस्तों देखिए, क्रोमैटिन जालिका केंद्रीय प्रोटीन तंतु की बनी होती है। केंद्रीय प्रोटीन तंतु मीन्स क्या हो गया? न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर की बनी हुई रहती है। न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर की बनी हुई जाल जैसी संरचना केंद्रक द्रव्य में दिखती है, जिसे हम क्रोमैटिन जाल कहते हैं। इस क्रोमैटिन जाल में क्या सब पाया जाता है? ये आप कहेंगे कि क्रोमैटिन जाल किस चीज के बने होते हैं? तो डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। ठीक से याद कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि क्रोमैटिन जाल में क्या नहीं पाया जाता है। तो हो सकता है कोई और प्रोटीन का नाम दे दे और ये भी ऑप्शन में हो, तो आप उसमें से अंतर कर सकते हैं कि कौन सा सही ऑप्शन और कौन सा गलत ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो क्या चीज से बने होते हैं क्रोमैटिन जालिका? डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए। अब देखिए कैसे इसका खोज हुआ। तो फ्लेमिंग ने क्षारीय अभिरंजक से केंद्रक को रंगा और न्यूक्लियस
के अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म का जो भाग रंग गया, यानी रंगेगा कौन, हिस्टोन प्रोटीन ही रंगेगा, तो उसी को कहा कि हिस्टोन प्रोटीन से तो बना हुआ ये क्रोमेटिन जाल। तो उसी ने नाम दिया सबसे पहले कि ये जो रंगा हुआ पार्ट हमको दिख रहा है वो है क्रोमेटिन जाल, जिसमें पाए जाते हैं हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए। ठीक है, खोज किसने किया क्रोमेटिन जाल का, फ्लेमिंग ने। ठीक है, यही क्रोमेटिन जाल कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम बन जाते हैं दोस्तों। क्रोमोसोम, अभी मैंने बताया कि क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम का एकदम बहुत ही डीपली पढ़ना पड़ेगा। क्रोमोसोम खुद एक बड़ा टॉपिक है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्रोमेटिन जालिका दो तरह की होती है, या उसी कह सकते हैं कि क्रोमेटिन जालिका में दो भाग होते हैं, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, तो यूक्रोमेटिन में कम मात्रा में हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि यूक्रोमेटिन वाला भाग कम अभिरंजित होता है, या फिर कहेंगे क्रोमेटिन, वैसा क्रोमेटिन जो हल्का रंजित होता है। जब हम क्षारीय रंजक से रंजित करते हैं केंद्रक को, तो क्रोमेटिन का जो भाग हल्का रंजित होता है उसे यूक्रोमेटिन कहते हैं, जो गहरा रंजित होता है उसे हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। अब देखिए, ये कम रंगा लेकिन भाग यही लेता है दोस्तों, अनुवांशिकी गुण को कैरी करने का काम करता है और ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, ट्रांसफर करने का मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गुणों को पहुंचाने का काम करता है, पैतृक लक्षणों को समाहित करता है ये डीएनए के रूप में। तो इसमें तो डीएनए पाया जाता है, यानी अनुवांशिक रूप से ये वाला भाग, या कहेंगे यूक्रोमेटिन जो है सक्रिय होते हैं, लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन निष्क्रिय होते हैं। ये अनुवांशिकी रूप में सक्रिय नहीं होते हैं और ये अनुलग्न में भाग लेते हैं। यूक्रोमेटिन अनुलग्न में भाग लेते हैं, यानी क्रॉसिंग ओवर जब होगा, जब जाइगोट बनेंगे तो उस समय जाइगोट किस तरह से बनते हैं पहले ये जानिए। स्पर्म और ओवम जब फर्टिलाइज होते हैं तो जाइगोट बनता है। उस समय सेल के अंदर कुछ घटनाएं होती रहती है, क्रोमोसोम का जो है ओवरलैपिंग होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। ये सब हम जब हम क्रोमोसोम वाली वीडियो बनाएंगे तो उसमें समझेंगे, और साथ ही जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो सेल डिवीजन में सारी बातों को जानेंगे। लेकिन तत्काल आप याद रखिए कि ये अनुलग्न में भाग लेता है यूक्रोमेटिन, और हेट्रोक्रोमेटिन अनुलग्न में भाग नहीं लेता है। तो इस तरह से क्रोमेटिन जान लिया। क्रोमोसोम की कुछ ही बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, बने रहिए। हाँ दोस्तों, देखिए मैंने बोर्ड पे क्रोमोसोम बनाया है दोस्तों। ये जोड़े में क्रोमोसोम हमारे कोशिका में, जब कोशिका विभाजन होती है तो केंद्रक द्रव में जोड़े में क्रोमेटिन जालिका क्रोमोसोम में बदल जाती है। तो इस तरह से क्रोमोसोम दिखता है। ठीक है, और क्रोमोसोम के बीच में एक मध्य बिंदु होता है जहाँ पर ये प्रथम बार संकीर्ण होती है, यानी प्रथम बार सिकुड़ती है। यानी क्रोमोसोम यदि प्रथम बार सिकुड़ रहा है तो उस स्थान को कहेंगे गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर। क्या कहेंगे? गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर। और उसमें एक बिंदु जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर कहते हैं। ये काइनेटोकोर कहाँ पाई जाती है? तो प्रथम संकीर्ण जो बनता है गुण सूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर, उसी सेंट्रोमियर में एक बिंदु जैसी पित्त बिंदु कह सकते हैं, उसके मूल बिंदु कह सकते हैं, उसे ही हम काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक है, काइनेटोकोर कहते हैं। यदि यही क्रोमोसोम दूसरी बार भी संकीर्ण हो, द्वितीयक संकीर्णन हो क्रोमोसोम में, तो वो जो अवशेष की तरह कुछ भाग दिखेगा उसे सैटेलाइट या अनुषंगी कहते हैं। सैटेलाइट या अनुषंगी कहते हैं। अब इस सेंट्रोमियर के स्थान के आधार पर देखिए, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, यानी कहीं भी प्रथम संकीर्ण हो सकता है क्रोमोसोम में। तो उसके स्थान के आधार पर सेंट्रोमियर
के स्थान के आधार पर क्रोमोसोम 4 प्रकार के होते हैं। क्रोमोसोम 4 प्रकार के होते हैं, मध्य केंद्रीय क्रोमोसोम या मध्य केंद्रीय क्रोमोसोम या फिर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ये देखिए जोड़ा वाला भी बनाया है और सिंगल वाला भी बनाया है। तो वैसा क्रोमोसोम जिसका गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर एकदम बीचों बीच में हो, ये जो दोनों भुजाएं बनी है वो दोनों भुजाओं की लंबाई एकदम समान हो, आई की तरह एकदम, ना तो ये वाला छोटा ना ये वाला, यानी दोनों भुजाओं में से कोई भी छोटा नहीं, समान लंबाई का हो और एकदम बीच में इसका सेंट्रोमियर स्थित हो। नाम से स्पष्ट है, मेटासेंट्रिक मध्य केंद्रीय, मध्य में इसका जो है गुणसूत्र बिंदु हो। नेक्स्ट है उपमध्य केंद्रीय या सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक, यहाँ देखिए अगर एक क्रोमोसोम में देखना चाहेंगे तो ये एक भुजा बहुत ही लंबा और दूसरा भुजा छोटा, यानी क्या हुआ है, इसका जो ये बीच में था वो थोड़ा नीचे आ जाए या थोड़ा ऊपर चले जाए, कोई एक भुजा बड़ा और एक दूसरा भुजा क्या हो जाए, छोटा हो जाए। जैसे आप जोड़ा वाला में देख लीजिए, ये दोनों भुजाएं छोटी है, ये एक क्रोमोसोम हो गई, ये दूसरी हो गई, तो दूसरा का एक भुजा छोटा और एक भुजा बड़ा, इसका भी एक भुजा छोटा और दूसरा भुजा क्या है, बड़ा है। तो इस तरह से अगर रहे क्रोमोसोम तो इसे कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। अब अगला है अग्र बिंदु, अग्र बिंदु या फिर एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में ये क्या होता है कि एक भुजा बिल्कुल ही छोटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, यानी क्या हुआ कि ये क्रोमोसोम और भी ज़्यादा इधर घसक गया है, या फिर आप इधर घसका दीजिए, ठीक है। तो कहीं भी एक भुजा जो है, एक आर्म बहुत ही छोटा और एक आर्म बहुत ही बड़ा हो जाए, ये एल की तरह दिख रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये बहुत ही छोटा और ये वाला आर्म जो है बहुत ही बड़ा दिख रहा है। अगर इस तरह का सेंट्रोमियर की स्थिति हो क्रोमोसोम में तो कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। एक आता है कि अब घसकते घसकते एकदम इंडे में चला जाए, टेलोसेंट्रिक, टेल पे चला जाए, पूछ जैसा ही छोटा सा ही, ये जो छोटा होते होते एक भुजा छोटा होते होते एकदम छोटी सी, यानी पूछ कर सकते हैं, टेल कर सकते हैं, याद रखने के लिए कि टेल जैसा संरचना ही रह जाता है और एक आर्म बहुत ही बड़ा रहता है, एक आर्म बहुत ही बड़ा, एक आर्म बहुत ही छोटा। इसका एक आर्म छोटा, बहुत छोटा, ये बहुत बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, और ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बहुत बड़ा है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो इसका नाम हो जाता है अंत केंद्रीय, अंत में ही इसका सेंट्रोमियर है, इसका जो केंद्र आप मान लीजिए केंद्र, तो ये अंत में ही है ना, तो अंत केंद्रीय या टेलोसेंट्रिक, टेल पर इसका क्या है, सेंट्रोमियर है, या फिर इसका नाम है फिबोसेंट्रिक। तो इस तरह से सेंट्रोमियर के आधार पर क्रोमोसोम 4 प्रकार के होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। ठीक है दोस्तों, अब हम क्रोमोसोम का एक अलग से वीडियो बना के लाएंगे। ठीक है दोस्तों, 10th क्लास का वीडियो कल से एक एक वीडियो 10th क्लास का होगा। जो भी बच्चे हैं हमारे कोचिंग के वो पढ़ते होंगे, यूट्यूब से हमारे चैनल से पढ़ते होंगे, हमें आशा है। ठीक है, और आप लोग सभी नोट तैयार करते होंगे, ये भी हमें आशा है। क्रोमोसोम का वीडियो हम लाएंगे, टेंशन मत कीजिए। और जिन बच्चों को एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है 11th की, वो टेंशन मत लीजिए, पूरा एनसीईआरटी ही बताए हैं, कुछ बाहर नहीं है। और नीट तक के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, सभी में एनसीईआरटी को ही फॉलो किया जाता है, वही सही माना जाता है। तो पूरी तरह से उसी को हम लेके चलते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और रोज़ की तरह यही कहेंगे कि आप बने रहिए हमारे चैनल पर, रोज़ पढ़िए हमारे साथ आरके साइंस कोचिंग में। दोस्तों, इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें, अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करें और लॉकडाउन का पालन करते रहें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।